वेलकम स्टूडेंट्स ऑन माय ऑफिशियल यूट्यूब चैनल नवीन सर क्लासेस। साथियों, आज हम लोग पॉलिटी क्लास 7 पर बात करने वाले हैं, जिसमें हम लोग देखेंगे द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज यूनियन इन नेचर बट इट्स सोल इज यूनिटरी। यानी कि भारत का संविधान का जो स्वरूप है साथियों, संघात्मक है, परंतु इसकी आत्मा एकात्मक है। तो इस पर हम लोग समझेंगे कि भाई संघात्मक का मतलब हमने पिछली क्लास में भी आपको समझाया था, लेकिन भारत के लिए संघात्मक वर्ड जो होता है, संघात्मक शब्द है, उसके लिए इंग्लिश में यूनियन वर्ड यूज किया जाता है। अमेरिका व कनाडा की तरह फेडरल वर्ड नहीं यूज किया जाता है। ठीक है, तो इसको हम बात करेंगे। हमारे संविधान के जो निर्माता लोग थे, उनकी सोच क्या थी, उनकी थिंकिंग क्या थी, उन उस समय की सरकमस्टेंसेस क्या थे, जिस आधार पर यह ऐसा संविधान बनाया गया। ठीक है साथियों, यदि आपको अपना समय बचाना है, मल्टीपल रिवीजन पर फोकस करना है, तो आप इस पर व्हाट्सएप करके पीडीएफ को मंगा सकते हैं। पूरा का पूरा जो पीडीएफ है, बाइलिंगुअल पीडीएफ है, इंग्लिश वालों के लिए इंग्लिश, हिंदी वालों के लिए हिंदी। फोकस मेनली करना है मल्टीपल रिवीजन पर। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। आपको आगे बढ़ने से पहले एक और चीज मैं बता दूं, मैं बार बार बताया हूं, एम लक्ष्मीकांत, मैं इंग्लिश मीडियम के लिए वर्ड मतलब इंग्लिश मीडियम के लिए यूज कर रहा हूं। हमारा संविधान एक परिचय हिंदी मीडियम के लिए यूज कर रहा हूं। दोनों ही कहीं ना कहीं रेपुटेटेड बुक हैं। जम्मू कश्मीर से कन्याकुमारी तक यही बुक यूपीपीसीएस और यूपीएससी के लिए फॉलो की जाती है। तो चलिए हम आगे बात करते हैं। साथियों, भारत का संविधान संघात्मक है या एकात्मक है अथवा अर्ध संघात्मक है, इसे क्वासी फेडरल, अर्ध संघात्मक को क्वासी फेडरल वर्ड यूज करिए, या साथियों यहां पर एक और वर्ड है सेमी फेडरल। समझ रहे हैं? देखिए साथियों, मैं आपको आगे बढ़ने से पहले एक और चीज पर हम डिस्कशन करेंगे। तीन वर्ड होते हैं। एक का मतलब होता है कॉन्फिडरेशन, एक वर्ड होता है फेडरेशन, और एक वर्ड होता है साथियों यूनियन। क्या मतलब है कॉन्फिडरेशन, फेडरेशन, यूनियन? कॉन्फिडरेशन साथियों बहुत ही कमजोर होता है, क्योंकि राज्य अपनी शक्ति देकर कॉन्फिडरेशन को बनाते हैं। जैसे मान लो 4-5 राज्य हो गए। ठीक, ये 4-5 राज्य अपने रक्षा क्षेत्र को, यानी कि डिफेंस एरिया को, अपना मतलब डिफेंस हो गया, दूसरा एक तरीके से इनकम हो गई, या कम्युनिकेशन हो गया, ऐसे कुछ शक्तियों को देकर एक परिसंघ का निर्माण करते हैं। इसको हिंदी में परिसंघ कहते हैं। ठीक है, कॉन्फिडरेशन का निर्माण करते हैं और कहते हैं कि सुनो कॉन्फिडरेशन, तुमको हम कुछ पावर देते हैं, और तुम क्या करो, अपना एक अलग लोगो, अपना नाम बनाकर हम हमारे ऊपर, यानी कि एक तरीके से हम आपके अंडर में, आपके अंडर कंट्रोल्ड में वर्क करेंगे। यानी कि अगर कहीं नाम जाएगा तो इस कॉन्फिडरेशन का जाएगा। समझ रहे हैं? कॉन्फिडरेशन वीक इसलिए होता है क्योंकि जब चाहें ये जो राज्य हैं अपनी पावर को लेकर अलग हो सकते हैं। क्यों? क्योंकि राज्यों ने कॉन्फिडरेशन को, परिसंघ को पावर दी है, और राज्यों ने कहा है कि आप हमारे ऊपर राज करिए, आपके अंदर में हम काम करेंगे। जब भी राज्य को ऐसा लगेगा कि हमारे हित पूरे नहीं हो रहे हैं, तो वो अलग हो सकता है। तो ये बहुत कमजोर है, जैसे यूएसएसआर। समझ रहे हैं? इसका टूटने का मेन कारण यही था कि वो परिसंघ। समझ रहे हैं? फेडरेशन, जैसे शुरुआत में अमेरिका, पहले क्या था, शुरुआत में जब अमेरिका आजाद हुआ तो कॉन्फिडरेशन था, 13 राज्य मिलकर परिसंघ बनाए थे, लेकिन वो जल्दी टूट गया क्योंकि राज्य ने परिसंघ को शक्ति दी है। अब फेडरेशन क्या होता है? संघ होता है। इसकी हिंदी क्या है भाई? संघ। अच्छा, संघ में क्या चीज है भाई? संघ भी साथियों दो तरीके के होते हैं। संघ भी दो तरीके के होते हैं। एक तो कॉन्फिडरेशन की तरीके से ही होता है, मतलब स्टेट मिलकर अपने कुछ पावर देकर संघ का निर्माण करते हैं, और ये बहुत ही वीक टाइप, ये भी वीक टाइप का होता है। लेकिन कॉन्फिडरेशन से ये जो संघ बनता है थोड़ा सा स्ट्रांग होता है।
कॉन्फेडरेशन यानी कि परिसंघ की अपेक्षा ये वाला जो संघ है जो मैंने बताया अभी, इसमें भी पावर स्टेट के द्वारा संघ को दी जाती है, संघ को दी जाती है, मतलब फेडरेशन को दी जाती है, लेकिन कुछ ज्यादा ही दी जाती है। इसमें क्या थे, कुछ केवल पावर 2 से 3 एरियाज ही कॉन्फेडरेशन को दिया जाता था। इसमें बताते हैं 8 से 10 क्षेत्र इस फेडरेशन को मिलते हैं। तो ये थोड़ा सा मजबूत रहता है कॉन्फिडेंस के मुकाबले, कॉन्फेडरेशन के मुकाबले। दूसरा एक फेडरेशन, अब जैसा ये कहां पर है भाई, यूएसए में 50 राज्यों का समूह है, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, ये फेडरल है यानी कि फेडरेशन है। दूसरा साथियों, कनाडाई मॉडल। कनाडा में क्या है भाई, कनाडा में क्या है, एक संघ है, उसने स्टेट को पावर दे रखी है। सुनो स्टेट, तुमको ये पावर मिली है, ये पावर मिली है, ये शक्तियां तुम्हें हम दे रखते हैं, देते हैं। बात समझ रहे? और जब भी चाहेंगे तुम्हारे राज्य की सीमा बदल सकते हैं, बॉर्डर बदल सकते हैं, तुम्हारा नाम चेंज कर सकते हैं, क्योंकि हम तुमको पावर दे रखे हैं। तुमसे हम जल नहीं रहे हैं, हमसे तुम जल रहे हो। जलने का मतलब प्रकाशित हो, समझ रहे हो कि नहीं? तो हमको टसन न दिखाना, ये होता है, ये संघ थोड़ा मजबूत है। भारत ने ये कनाडा वाला मॉडल फॉलो कर रखा है। तो भारत क्या है, एक संघ है, इसने 28 स्टेट 8 यूटी को शक्तियां दे रखी हैं कि जब भी तुम तिकड़मबाजी करोगे, तुम्हारे हम पावर को छीन लेंगे। बात समझ रहे हैं? तुम्हारे हम पावर को छीन लेंगे, तिकड़मबाजी यहां नहीं चलेगी। तो कनाडाई मॉडल अपना रखा है, यानी कि फेडरल भी इंडिया है बिल्कुल। तो सर इसके लिए यूनियन वर्ड क्यों यूज होता है? क्योंकि इसमें जो स्टेट को पावर दी गई है वो एक तरीके से जनता के हित के लिए दी गई है, यानी कि भारत में डेमोक्रेसी है, यूनियन है एक तरीके से। मतलब जबरदस्ती हम तुम्हारे सीमाओं को नहीं बदलेंगे, राज्य का नाम नहीं बदलेंगे, यूनिटी बनाकर रखेंगे। समझ रहे हैं कि नहीं? एक यूनिटी है, केंद्र और राज्य में यूनिटी है। तो भारत एक स्वयं संघ है, इसने स्टेट को पावर दे रखी है। जबकि यूएसए में क्या है, ये संघ है, लेकिन इसने स्टेट, इसमें स्टेट क्या कर रखे हैं, यूएसए को पावर दे रखे हैं। समझ रहे हैं? बना यूएसए स्टेट से मिलकर बना हुआ है, इसमें इंडिया ने स्टेट को पावर दे रखी। तो कनाडाई मॉडल को अपनाया गया, यानी कि ये शक्ति स्टेट को दी गई, उल्टा है। यहां तक समझ में आ गया? समझ रहे हैं? तो यहां पर इंडिया के लिए यूनियन वर्ड इसलिए होता है क्योंकि सेंटर और स्टेट दोनों जगह सरकार चलनी, इनमें यूनिटी, एकता, सेंटर का भी अहित नहीं होगा और स्टेट का भी अहित नहीं होगा, दोनों जगह अलग अलग सरकारें। बात समझ? संघ का तो यही मतलब है, अलग अलग सरकार। लेकिन भारत एक यूनियन है, इससे दूसरा मतलब राज्य ऐसा नहीं होगा कि हम चाह रहे हैं पाकिस्तान में मिलने, आप अलग नहीं हो सकते। बात समझ में आ रहा है कि नहीं? तो एक तरीके से भारत के लिए वर्ड यूज होता है अविनाशी राज्यों का, या सॉरी विनाशी राज्यों का अविनाशी संघ। यहां पर अगर हम आपको बताएं, ये इंडिया इज इम्पेरिशेबल यूनियन फॉर ऑफ मॉर्टल स्टेट। समझ रहे हैं? अभी और अच्छे से इसको हम लोग समझेंगे। सबसे पहले हमें यह समझना है कि संघात्मक का मतलब क्या है। संघात्मक का मतलब है, पहले हम संघ बता दिए आपको, फेडरेशन कॉन्फेडरेशन क्या होता है, ये सारी चीजें डिस्कस। अब संविधान संघात्मक का मतलब यहां क्या है, सेंटर की पावर, सेंटर में अलग स्टेट, सेंटर में अलग गवर्नमेंट, स्टेट में अलग गवर्नमेंट, दोनों के बीच शक्तियों का बंटवारा। समझ रहे हैं? ये कहां पर होता है, जो देश बड़े हो,
जहां विविधताएं बहुत हैं, वहां एक ही सरकार पूरे जनता का प्रतिनिधित्व रिप्रेजेंटेशन नहीं कर पाती। समझ रहे हैं? ऐसे में अलग अलग सरकारों का बनाना जरूरी है। वहां के लोकल लेवल पर जो वैरायटी मतलब जो विविधता है, डिफरेंशियंसी है, उसको समझना बहुत जरूरी है। इसलिए ऐसे स्थानों पर संघीय सरकार ही चल सकती है। तो क्योंकि क्षेत्रफल और जनसंख्या विविधता सर्वाधिक है। इंडिया हैज अ लार्जेस्ट एरिया, पॉपुलेशन एंड डाइवर्सिटी। दूसरा, भारत का संविधान एक मजबूत संघ की व्यवस्था करता है। मजबूत संघ की व्यवस्था करता है, ठीक है। यहां पर संघात्मक और एकात्मक दोनों लक्षण व्याप्त हैं। चलिए अच्छा, देखते हैं भाई, संघात्मक और एकात्मक दोनों लक्षण कैसे। संघ का मतलब समझिए, एकात्मक का मतलब क्या होता है, यूनिटरी। हियर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ बोथ फेडरल एंड यूनिटरी प्रिवेल। यानी कि एक तरीके से फेडरेशन का मतलब अलग अलग सरकारें, स्टेट में अलग, सेंटर में। बात समझ में आया? दूसरा, यूनिटरी का मतलब एक देश एक सरकार। कहां पर चल सकती है? जहां पर विविधता ना हो, जनसंख्या बहुत कम हो, तो वहां एक देश आसानी से शासन कर सकता है। दूसरा, यह परिस्थितियों के अनुसार अपना स्वरूप बदलती है। भारत संघात्मक और एकात्मक दोनों लक्षण व्याप्त हैं। भारत में कभी कभी एकात्मक लक्षण आ जाता है, कभी कभी संघात्मक, लेकिन परिस्थितियों के अनुसार इट चेंज इट्स फॉर्म अकॉर्डिंग टू द सर्कमस्टेंसेस। जैसी परिस्थिति आई, आपातकाल की स्थिति आ गई तो एकात्मक, यानी कि इमरजेंसी का समय आ गया तो यूनिटरी नेचर, सारी पावर सेंटर के पास आ जाती है। बात समझ में आया? सामान्य परिस्थितियों में स्टेट अपना काम करेगा, सेंटर अपना काम करेगा। दूसरा, तो ये चीज समझ में आया, सेंटर अलग पावर और स्टेट अलग पावर, इसी को हम संघात्मक कहते हैं, इसी को हम कहते हैं संघ। समझ रहे हैं कि नहीं? और यहां पर भारत ने जितने 28 राज्य हैं उनको पावर दे रखी, सेंटर को भी पावर दे रखा। भारत यूनियन है एक तरीके से। समझ रहे हैं? भारत का संविधान संघात्मक लक्षण क्या क्या है भाई? संघात्मक लक्षण चलिए देखें क्या है। भारत में द्वैध सरकार है, अर्थात केंद्र व राज्य अलग अलग। देयर इज अ डायरकी गवर्नमेंट इन इंडिया, दैट इज देयर इज सेपरेट गवर्नमेंट इन सेंटर एंड स्टेट। बात समझ में आया? स्टेट में अलग गवर्नमेंट है, सेंटर में अलग गवर्नमेंट। इसी को तो ही हम फेडरेशन बोलते हैं। लेकिन भारत के लिए कौन सा वर्ड यूज होता है? बार बार मैं बोल रहा हूं, यूनियन वर्ड यूज होता है। यहां सेंटर और स्टेट मिलकर काम करते हैं। समझ रहे हैं? एक तरीके से यूनिटी बनी। केंद्र व राज्य सरकारों के मध्य शक्तियों का बंटवारा है। बिल्कुल, जैसे यूनियन लिस्ट। साथियों, डिवीजन ऑफ द पावर बिटवीन सेंटर एंड स्टेट गवर्नमेंट। बिल्कुल है, संघ सूची, यूनियन लिस्ट। इस पर केंद्र सरकार, सेंट्रल गवर्नमेंट ही रूल्स करती है। सेंट्रल गवर्नमेंट मेक्स लॉ ऑन दिस। द टोटल नंबर ऑफ सब्जेक्ट इज 100। साथियों, टोटल कितने सब्जेक्ट हैं इसमें? 100। पहले कितने विषय थे? 97। समझ रहे हैं? ये बहुत इंपॉर्टेंट, ये आपसे पूछा जाता है। स्टेट लिस्ट। साथियों, स्टेट गवर्नमेंट इस पर रूल्स रेगुलेशन बनाती है। 61 सब्जेक्ट हैं। पहले कितने थे भाई? ज्यादा थे, 66, अब कम कर दिए गए। स्टेट लिस्ट। समवर्ती सूची, यानी कि कॉन्करेंट लिस्ट। ऑन दिस बोथ सेंटर एंड स्टेट मेक्स लॉ टुगेदर, इन विच टोटल नंबर कितने हैं भाई? 52। ये सब्जेक्ट के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, कितने सब्जेक्ट किसमें हैं, और जहां पर पहले कितने, 47। ये बात समझ में आया? कॉन्करेंट लिस्ट, समवर्ती सूची दोनों बनाए। अब कुछ ऐसी चीजें हैं आजादी के बाद, जैसे इंटरनेट वगैरह हुआ। समझ रहे हैं कि नहीं? अवशिष्ट शक्तियां, इसके अतिरिक्त जो शक्तियां बचती हैं वो अवशिष्ट विषय में रखे जाते हैं, जिन पर केंद्र सरकार ही कानून बनाए। बात समझ में आ रहा है? तो देखो, स्टेट लिस्ट अलग है, यूनियन लिस्ट अलग है। और संघ का मतलब क्या होता है? यूनियन मतलब एक तरीके से सेंटर में अलग सरकार, उसकी पावर भी अलग हो। स्टेट में अलग सरकार, उसकी पावर भी अलग हो। समझ रहे हैं कि नहीं?
उसकी पावर भी अलग हो। दूसरा साथियों, अगर हम देखेंगे, हाँ, कॉन्करेंट लिस्ट तो मैंने बता दिया। जो बचे हुए सब्जेक्ट उस पे केंद्र सरकार कानून बनाती है। भारत में एक लिखित संविधान है जो कि संघात्मक लक्षण को प्रदर्शित, मैंने कल की क्लास में आपको बताया था साथियों, संघात्मक लक्षण जहां हो, सेंटर की अलग स्टेट, समझ रहे हैं, सेंटर की अलग गवर्नमेंट और स्टेट की अलग गवर्नमेंट, वहां लड़ाई झगड़ा होना स्वाभाविक, समझ रहे हैं। तो वहां पर अगर संविधान लिखा नहीं होगा तो रोज कंफ्यूजन कि क्या था भाई इनके बीच में विवाद, इसको कैसे सुलझाया जाए। लिखित संविधान हो, रिटन जरूरी है। अब जहां एक ही सरकार रहे उसको क्या ही लड़ाई झगड़ा क्या ही करना, क्योंकि खुद से खुद तो लड़ेंगे नहीं ना। बात समझ रहे हैं। इंडिया हैज अ रिटन कॉन्स्टिट्यूशन विच शोइंग द फेडरल फीचर, ये फेडरल फीचर को ही शो करता है। साथियों, भारत, देयर इज एन इंडिपेंडेंट जुडिशरी इन इंडिया विच शोज द फेडरल कैरेक्टर, भारत में साथियों एक स्वतंत्र न्यायपालिका है जो संघात्मक लक्षण को प्रदर्शित करती है। अब इन सब चीजों को अगर मैं लिखूं यहां पर तो आपका समय बहुत जाया जाएगा, इसलिए इस पर हमने मेहनत करके पहले से ही रखते हैं कि आपको भाई परोस दें। अब अगर इसका उपयोग नहीं कर पा रहे हो तो भैया बहुत ही अभागे, क्योंकि यही चीजें लोग पेड क्लास में देंगे। क्या दे देंगे, आर्टिकल बदल देंगे यार, संविधान बदल देंगे क्या, क्या चीज कर देंगे, जाओ पढ़ के भी देख लो, क्या वो नया दे देते। तो भारत में स्वतंत्र न्यायपालिका है, जब डिस्प्यूट होगा, जब लड़ाई झगड़ा होगा, बात समझना, जब डिस्प्यूट लड़ाई झगड़ा होगा तो उसको सॉल्व कैसे करेंगे। कोई तो संविधान पढ़कर बताए, देखो बेटा संविधान में ऐसा ऐसा लिखा है, तुम ऐसा नहीं कर सकते। तो वो कौन है भाई, जुडिशरी, न्यायपालिका, स्वतंत्र न्यायपालिका का होना बहुत जरूरी। और भारत में ऐसा है भी। भाई भारत में सबसे बड़ा लिखित संविधान है जो कि ये देखिए आप है, अभी आपने देख, स्वतंत्र न्यायपालिका है, स्वतंत्र न्यायपालिका जो कि संघात्मक लक्षण को प्रदर्शित करती है। विवाद ना हो जाए, ये मैंने संघात्मक के कैरेक्टर बता रखे हैं, फेडरल के कैरेक्टर बता रखे हैं, फ्री जुडिशरी, इंडिपेंडेंट जुडिशरी होनी चाहिए। साथियों, भारत में संविधान सर्वोच्च है, ये भी एक तरीका का फेडरल कैरेक्टर है। तुम नहीं श्रेष्ठ, तुम नहीं श्रेष्ठ, कौन सर्वश्रेष्ठ, ना तो भारत में कार्यपालिका सर्वश्रेष्ठ, ना ही विधायिका, ना ही एग्जीक्यूटिव, ना ही लेजिस्लेचर, कोई भी श्रेष्ठ नहीं है। संविधान ही सर्वे सर्वा है, ना ही जुडिशरी। संविधान के प्रावधानों के अनुसार, अकॉर्डिंग टू द कॉन्स्टिट्यूशन लॉ, समझ रहे हैं, सबका सारे कानून। भारत में साथियों द्विसदनात्मक व्यवस्था की गई है जो कि संघात्मक, बाई कैमरल सिस्टम, समझ रहे हैं। ऐसा ना हो लोकसभा केवल सेंटर की बातों को सुनता चला जाए, स्टेट के लिए भी वहां राज्यसभा बैठे हैं, विधानसभा विधान परिषद से लोग वहां जाते हैं, समझ रहे हैं कि नहीं, राज्यों के प्रतिनिधित्व वहां पर बैठते हैं। ऐसा नहीं कोई बिल लोकसभा से पारित हो जाएगा राज्यसभा में नहीं जाएगा, राज्यों के प्रतिनिधि बैठे हैं। और संघात्मक का मतलब क्या है, राज्य की भी अस्तित्व बना रहे और किसका अस्तित्व बना रहे, सेंटर का भी अस्तित्व, यही तो संघात्मक का मतलब। बात समझ में आए। भारत में द्विसदनात्मक व्यवस्था, तो भारत, आपने मैंने बताया जैसे द्विसदनात्मक व्यवस्था की गई है संघात्मक लक्षण को, संघात्मक लक्षण यही तो है, सेंटर की पावर, गवर्नमेंट अलग और स्टेट की, बार बार मैं इसलिए कह रहा हूं ताकि रट जाए, स्टेट की गवर्नमेंट अलग, बात समझना, सेंटर की अलग गवर्नमेंट और स्टेट की साथियों अलग, और इसी को हम कहते हैं, तो यानी कि स्टेट का वर्चस्व है ना एक तरीके से। और यहां संघात्मक लक्षण द्विसदनात्मक, राज्यसभा राज्य के लिए बैठी है सेंटर में। भारत का संविधान कठोर और लचीला दोनों प्रकार का है, समझ रहे हैं? जो भी साथियों बड़े देश होंगे, विविधताएं होंगी, वहां कुछ नियम तो बहुत ही पेचीदे होंगे जिसको आसानी से अगर बदला नहीं गया तो लोगों का अहित होने लगेगा, तो लचीला भी होना जरूरी है।
और कुछ चीजों में तो कठोर होना भी जरूरी है। ये नहीं कि कुछ लोग मिलकर उसको आसानी से चेंज कर ले जाए। विशेष बहुमत, स्पेशल मेजोरिटी चाहिए, तब जाके अलग होगा, तब जाके वो चीज चेंज होगी। भारत का संविधान कठोर भी है साथियों, लचीला भी। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द इंडिया बोथ रिजिड एंड फ्लेक्सिबल। समझ रहे हैं कि नहीं? साथियों, भारत के संविधान में एकात्म अभी तो संघात्मक लक्षण देखेंगे। अब एकात्मक लक्षण क्या है? अब एकात्मक लक्षण की बात करें तो देखा जाए, संघ सूची में 100 विषय रखे गए हैं। राज्य सूची समवर्ती सूची से भी ज्यादा। इससे संकेत मिलता है भारत का शासन व्यवस्था एकात्मकता की तरफ झुकी है। भैया, यूनियन लिस्ट में सबसे ज्यादा सब्जेक्ट हैं, 100 सब्जेक्ट हैं, लेकिन स्टेट लिस्ट में नहीं है, कॉन्करेंट लिस्ट में नहीं है। इससे क्या शोर हो रहा है? एकात्मकता की तरफ। सेंटर की पावर मजबूत है। बात समझ में आया? एकात्मकता को दर्शाया जा रहा है। समवर्ती सूची के विषय पर केंद्र का कानून प्रभावी होगा, ना कि राज्य का। द लॉ ऑफ द सेंटर विल बी इफेक्टिव ऑन द सब्जेक्ट ऑफ द कॉन्करेंट लिस्ट, नॉट लॉ ऑफ द स्टेट। यदि कॉन्करेंट लिस्ट, समवर्ती सूची पर कोई नियम कानून बनाया जाए, कोई भी लॉ बनाया जाए साथी, समझ रहे हैं? कोई नियम कानून बनाया जाए तो सेंटर की पावर ज्यादा मजबूत होगी। अगर सेंटर कोई चीज कह रहा है उस पर, तो उसको ज्यादा सुना जाएगा बजाय स्टेट। बात समझ रहे हैं? उसकी पावर ज्यादा मायने रखती है। कुछ परिस्थितियां तो ऐसी हैं साहब कि अंडर सर्टन circumstances the central government can also make law on the subject of the state list. राज्यसभा passes such a proposal. यदि राज्यसभा पारित कर दे कि भैया ये स्टेट सही चल नहीं पा रहा है, स्टेट इस काम में पिछड़ा हुआ है, तो सेंटर स्टेट लिस्ट में जितने सब्जेक्ट हैं उसमें भी परिवर्तन कर सकती है, उस पर काम कर सकती है। तो कौन मजबूत? क्या कभी स्टेट लिस्ट सेंटर में इंटरफेयर करने जा रही है? नहीं। लेकिन सेंटर आ रहा है ना स्टेट लिस्ट पे काम करने। तो ये किसको दिखाया जा रहा है? एकात्मकता। सेंटर की पावर मजबूत है। अब देखो, यही एकात्मक कैरेक्टर है, यूनिटरी कैरेक्टर को शो। एकल नागरिकता का प्रावधान साहब, हमारे यहां एकल नागरिकता है। समझ रहे हैं कि नहीं? डबल नागरिकता, फेडरल जहां पर फेडरेशन होता है वहां तो दो नागरिकता होनी चाहिए, लेकिन है क्या भारत में? एकल नागरिकता। इससे क्या है? एकात्मकता को दर्शाता है। द प्रोविजन ऑफ सिंगल सिटीजनशिप रिफ्लेक्ट यूनिटी। समझ है? यूनिट, यहां यूनिटरी लिख लेना। एकीकृत न्यायपालिका का प्रावधान, प्रोविजन ऑफ इंटीग्रेटेड जुडिशरी साहब। अब आप कहोगे इसका क्या मतलब? भाई, सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट देखे हो? अब आप कहोगे स्टेट के लिए हाई कोर्ट है और सेंटर के लिए सुप्रीम कोर्ट है, लेकिन मैं आपको बता दूं, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, ये सब एक ही थाली के चट्टे बट्टे हैं। मतलब ये एकीकृत न्यायपालिका है। यानी कि एक तरीके से न्यायपालिका राज्य की नहीं होती है। राज्य में बनाई जरूर गई है, लेकिन वो सुप्रीम कोर्ट के ही नियमों और कानूनों के अनुसार है। एकीकृत न्यायपालिका है। हाई कोर्ट, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, वो सुप्रीम कोर्ट के ही नियमों के अनुसार बने। बात समझ में आया? उसी के ही पार्ट। हाई कोर्ट से ही जब प्रमोशन होता है तो आदमी सुप्रीम कोर्ट, तो जज सुप्रीम कोर्ट या वकील सुप्रीम कोर्ट में जाता है। आपातकालीन प्रावधान साथियों, इमरजेंसी प्रोविजन अगर देखा जाए तो देखो, नेशनल इमरजेंसी, राष्ट्रीय आपातकाल, ये सब हम बहुत विस्तार से पढ़ाएंगे। आर्टिकल 352, राष्ट्रपति शासन 356, फाइनेंशियल इमरजेंसी 360। देखो, कभी कभी ये मैं इसलिए लिख के लाता हूं कि कभी कभी मैं इंग्लिश बोलने लगता हूं, हिंदी नहीं, तो हिंदी वाले हमारे जो विद्यार्थी हैं वो यहां पर देख लिया करें। वित्तीय आपातकाल, राष्ट्रपति शासन, राष्ट्रीय आपातकाल, ये आर्टिकल्स, इस पर जानते हो जब ये समय आता है
तो सेंटर की पावर बहुत मजबूत हो जाती, सेंटर की पावर बहुत ज्यादा स्ट्रांग हो जाती है। अब साथियों, दूसरी अगर हम बात करें, यहां तो आपको क्लियर समझ में आया। कुछ हाँ, साथियों, अखिल भारतीय सेवाओं का प्रावधान, द प्रोविजन ऑफ ऑल इंडिया सर्विसेज shows the unitary only, like as appointment IAS, IPS और IFS is done by सेंट्रल गवर्नमेंट। ये जितने बड़े बड़े अधिकारी होते हैं साहब, सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा अपॉइंट किए जाते हैं, स्टेट का कोई भी उसमें लोचा नहीं है, समझे? कोई भी स्टेट का लोचा नहीं है। सेंटर की पावर जहां उसका ट्रांसफर करना चाहेगी, ट्रांसफर करेगी। इससे क्या पता चलता है? बड़े बड़े अधिकारियों की नियुक्ति सेंटर के द्वारा हो रही है, तो यूनिटरी कैरेक्टर को शो हो रहा है कि नहीं, एकात्मकता को दिखा रहा है कि नहीं? राज्य अनश्वर नहीं है, द स्टेट इज नॉट इमॉर्टल बिकॉज द पार्लियामेंट कैन चेंज द नेम बाउंड्रीज द स्टेट्स, क्योंकि संसद राज्यों के नाम सीमाएं बदल सकती है, अर्थात राज्य को नष्ट किया जा सकता है। इसीलिए कहा जाता है भारत नश्वर राज्यों का अनश्वर संघ है। इंडियाज इज इम्पेरिशेबल यूनियन ऑफ द मॉर्टल स्टेट। साथियों, दूसरा, राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती। जो तुम्हारे यहां राज्यपाल बैठा हुआ है ना, राज्य की सबसे ऊपर, सीएम के भी ऊपर बैठा हुआ राज्यपाल, वो सेंटर के द्वारा अपॉइंट किया जाता है, स्टेट के द्वारा नहीं। कि भैया कुछ गड़बड़ होगा, सेंटर को सूचना दे देंगे, भैया संविधान के अनुसार, कॉन्स्टिट्यूशन के अनुसार राज्य चल नहीं रहा है, लिहाजा यहां पर राष्ट्रपति शासन लगाया जाए, इमरजेंसी लगाई जाए। समझ रहे हैं? तो ये भी तो यूनिटरी कैरेक्टर को शो कर रहा है, भी तो एक तरीके से किसको शो कर रहा है? बात समझ रहे हैं? एकात्मकता को। एकीकृत, जैसे भारत में साथियों एकीकृत, इंटीग्रेटेड वो सुप्रीम कोर्ट था, जुडिशरी थी, वैसे ही साथियों निर्वाचन प्रणाली भी है। राज्य की निर्वाचन प्रणाली केंद्र की निर्वाचन प्रणाली की ही पार्ट है। सेंट्रल का जो इलेक्टोरल सिस्टम बना है और आपका स्टेट का इलेक्टोरल सिस्टम बना हुआ है, साथियों उसी का ही भाग है, अलग अलग नहीं, वो राज्य के लिए नहीं है। किसके लिए? सेंटर के लिए ही। एकीकृत लेखा है ये वर्ड, लेखा जांच प्रणाली, सीएजीआई, कंट्रोलर एंड ऑडिट जनरल ऑफ इंडिया की व्यवस्था जो की जाती है, ये सेंटर का आदमी होता है, जो स्टेट के भी लेखा जांच करता है, स्टेट के विषयों पर भी एग्जामिन करता है, उसको देखता है और सूचना भेजता है सेंटर को। तो आखिर ये सेंटर की ही तो पावर मौजूद है। बात समझ में? तो बसान निष्कर्ष क्या निकला? निष्कर्ष ये, इससे निष्कर्ष निकलता है भारत का संविधान मजबूत केंद्र के साथ साथ राज्य सरकार की भी व्यवस्था करता है, यानी कि फेडरल हुआ ना, ताकि भारत की एकता। अब मजबूत केंद्र क्यों? केंद्र और सिर्फ राज्य नहीं है, केंद्र में अलग पावर और राज्य को, मतलब केंद्र में अलग सरकार, राज्य में अलग सरकार। केंद्र मजबूत सरकार है, यूनिटरी कैरेक्टर है, साथ में फेडरल भी है यार। केंद्र के साथ साथ राज्य सरकार की व्यवस्था करता है ताकि भारत में एकता अखंडता बनी रहे। वास्तविक रूप से देखा जाए भारत का संविधान आधारीय रूप से संघात्मक है साथियों, ऐसा सुप्रीम कोर्ट के कई वक्तव्यों में कहा गया। लेकिन कुछ विषयों में, परिस्थितियों में, अर्थात आपातकाल जैसी स्थितियों में एकात्मकता की व्यवस्था करता है, लेकिन संविधान में लिखे प्रावधानों के अनुसार ही ऐसा होगा, मनमाने तरीके से नहीं कि सेंटर आके स्टेट में कुछ भी करने लगे। इसीलिए तो यूनियन वर्ड यूज किया जाता है, मनमाना नहीं, कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग। समझ रहे हैं? मनमाने तरीके से नहीं, भारत की एकता अखंडता बनी रहे। समझ रहे हैं? अब एक बार इंग्लिश में आप समझ लीजिए। इट इज कंक्लूडेड फ्रॉम दिस दैट
The Constitution of the India provides for a strong central, as well as state government, so that unity and integrity are maintained in India. ताकि भैया एकता तो बनी रहे. The Constitution of India basically provides for फेडरल सिस्टम. बेसिकली फेडरल सिस्टम है, यानी कि यूनियन वर्ड यूज किया जाता है. फेडरल है लेकिन वर्ड क्या यूज किया जाता है? यूनियन. बट अंडर सर्टन सर्कमस्टेंस, ये नहीं कि मनमाने तरीके से आ जाए. एकता है सेंटर और स्टेट में, इसीलिए वर्ड यूज यूनियन होता है. समझ रहे हैं कि नहीं? बट अंडर सर्टन दिस इट मेक्स यूनिटरी अरेंजमेंट. बात समझ में आए? और इसीलिए मेन तो कैसा है? फेडरल सिस्टम ही है, लेकिन मजबूत केंद्र है. सेंटर में अलग सरकार, राज्य में अलग सरकार, लेकिन सेंटर की सरकार राज्य की सरकार पर हावी है कई मामलों में. कई मामलों में. बात समझ में आए? तो उम्मीद है साथियों आपको यह सेशन अच्छे से समझ में आया होगा कि भारत में कैसा सिस्टम, और ये जो इंपॉर्टेंट सारी चीजें मैं बताता हूं वो याद जरूर कर लिया करें. थैंक यू क्लास. तो आज के लिए इतना ही. जय हिंद. प्लीज सेशन को लाइक और शेयर सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए.